नमस्कार, मैं GLT अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, SRRM गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं BSc पार्ट फर्स्ट के लिए है। टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। तो कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले हम प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे, फिर मेटाजोआ के बारे में बात करेंगे। प्रोटोजोआ क्या होते हैं और मेटाजोआ क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन की दृष्टि से क्या योगदान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटोजोआ के लिए हम ये शब्द जो है वो प्रोटो प्लस जोन्स, प्रोटोस से बना है और प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, और जोआ जो है वो जूड्स से बना है। जूड्स का मतलब होता है एनिमल्स, अर्थात प्रोटोजोआ जो होता है वो फर्स्ट एनिमल्स होते हैं। तो इन फर्स्ट एनिमल्स के अंदर क्लासिफिकेशन का जो आधार बनता है वो यही बनते हैं, और इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जिसके कारण से प्रोटोजोआ को हम क्लासिफिकेशन के लिए मानते हैं और इसका कॉन्सेप्ट या इसकी कल्पना के लिए इसको मानते हैं। तो इसके अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं सब के अंदर जो है एक मोमेंट होता है। मोमेंट भी कौन सा होता है? दो प्रकार का मोमेंट होता है। पहला मोमेंट होता है क्रियात्मक या संरचनात्मक, और दूसरा होता है फंक्शनल या क्रियात्मक। पिछले टॉपिक के बारे में भी हमने बताया था कि वाइटल एक्टिविटी जो है दो भागों के ऊपर डिपेंड करती है। पहले संरचनात्मक क्रिया, यानी कि इससे संरचना का निर्माण होता है, और दूसरी क्रियात्मक क्रिया। इन क्रियाओं के द्वारा शरीर का विकास होता है, शरीर में गति होती है। संरचनात्मक के अंदर जो है शरीर की संरचना बनती है। पिछले टॉपिक के अंदर भी हम इसकी कोशिका की जब संरचना देखी थी उस समय बताया था कि स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। तो स्ट्रक्चर यानी कि किसी भी ऑर्गन का निर्माण जो है, किसी भी जीव का निर्माण जो है वो कोशिका से होता है। फंक्शनल की बात करते हैं तो फंक्शनल का मतलब होता है जितनी भी वाइटल एक्टिविटी होती है, वाइटल क्रियाएँ होती है, वो सारी की सारी कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है और कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर प्रोटोजोन्स है। इन प्रोटोजोन्स के अंदर जो कुछ इस प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो क्लासिफिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एवं मेटाजोआ के अंदर कुछ इस प्रकार के लेते हैं हम इसके अंदर कि दोनों गुटों के अंदर लाखों सालों के बाद में धीरे धीरे विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप दोनों में ही महत्वपूर्ण एवं विविध संरचनात्मक क्रियात्मक परिवर्तन हुए हैं। और यही कारण है कि पृथ्वी पर दोनों ही समूह में असंख्य और विविध गुट और जातियां पाई जाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इवोल्यूशन में एक प्रोटोजोन्स या एक कोशिकीय, इवोल्यूशन के अंदर एक कोशिकीय या प्रोटोजोन्स, एक कोशिकीय या प्रोटोजोन्स में कई परिवर्तन हुए, और इसके साथ साथ एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ है। तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, और इस अध्ययन के अंदर हम इसके संगठन स्तरों की विवेचन करने का प्रयास हम करेंगे। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटोजोआ इसके अंदर एक कोशिकीय जीव होते हैं। इन प्रोटोजोआ के अंदर विशेष प्रकार का एक कैरेक्टर होता है जिसका अंदर इसका जो
जीवद्रव्य होता है उसके अंदर उसके जीवद्रव्य में साइक्लोसिस गति पाई जाती है। साइक्लोसिस जीवद्रव्य गति पाई जाती है, अर्थात उसके अंदर जीवद्रव्य की गति के कारण ही उसके अंदर सारी की सारी एक्टिविटी संपन्न होती है। जीवद्रव्य अंदर ही अंदर आपस में एक साइक्लोन की तरह घूमता रहता है और इस प्रकार उसके अंदर एक जीवद्रव्य गति पाई जाती है। एक सामान्य प्रोटॉन जो संरचनात्मक रूप से बहुकोशिकीय प्राणी होता है, संरचनात्मक की दृष्टि से यह बहुकोशिकीय जीव होता है। तो एक कोशिकीय जीव के अंदर भी हम ये मान के चलते हैं कि प्रोटोजोआ जो है वो पहला एनिमल्स होता है, एक कोशिकीय होता है। और गत पिछले वीडियो के अंदर हमने ये देखा है कि एक कोशिकीय जंतुओं को, एक कोशिकीय जीवों को यूनिसेलुलर सेल्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स भी बोलते हैं, है ना। एक कोशिकीय को मोनोसेलुलर या यूनिसेलुलर जीव भी बोलते हैं। तो यूनिसेलुलर जीव का मतलब होता है कि वे जीव जो अपनी सारी वाइटल एक्टिविटी यानी कि फंक्शनल क्रियाएं जो है एक ही कोशिका में संपन्न करते हैं। तो यही चीज़ प्रोटोजोआ के अंदर होती है। और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हुए भी बहुकोशिकीय जीव को दर्शाता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस, जैसे एक कोशिका के अंदर जो है न्यूक्लियस, एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं तो इसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे के सारे जो है वो वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं। और इनके अंदर सारी की सारी जो फंक्शनल क्रियाएं होती है वो सारी की सारी इसके अंदर ही होती हैं। और इसके अंदर कोशिका कलवर, इसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी घिरे हुए, किसके द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, दित्तिकाएँ, इस प्रकार के अंग भी इनके अंदर पाए जाते हैं, राइजोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं। इसमें इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार के कण, फाइबर्स और रिक्तिकाएँ भी पाई जाती है। साथ ही इन एक कोशिकीय जंतुओं में के परिणाम या साइज में अपेक्षाकृत कोशिका द्रव्य में साइक्लोसिस नामक क्रिया पाई जाती है। और इनमें इंट्रासेलुलर पाचन, अंतर कोशिकीय पाचन भी पाया जाता है। और श्वसन की दृष्टि से इसमें लगभग सामान्य स्तर का पाया जाता है। उत्सर्जन तंत्र कोशिकीय सतह से होता है। और जलीय संतुलन के लिए इनमें ओस्मो रेगुलेशंस की प्रक्रिया भी पाई जाती है। इसमें जलीय संतुलन के लिए ओस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया भी पाई जाती है। आगे अब चर्चा करते हैं इसके अंदर कि इनके अंदर लैंगिक और अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनके अंदर लैंगिक और अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अपन तो इनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन के अंदर जो है दो जीवों की आवश्यकता होता है, मेल और फीमेल। और अलैंगिक जनन के अंदर एक ही गोनस के द्वारा या एक ही जीव के द्वारा जीव का निर्माण कर दिया जाता है। और यह अलैंगिक जनन जो है ये ज़्यादा इनके अंदर पाया जाता है। और यह कई विधियों के द्वारा होता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से जूड्स होता है,
जूड्स आ जाते हैं इसके अंदर, और बर्ड्स बडिंग के द्वारा आ जाता है, बर्ड्स इसके अंदर पाई जाती है, बडिंग के द्वारा, कलिका के द्वारा इसके अंदर हो जाता है। तो इस प्रकार इसके अंदर ये जनन भी पाया जाता है। और इसके अलावा इन कुछ जंतुओं के अंदर कॉन्जुगेशन या संयोगन जनन भी पाया जाता है, जैसे पैरामीशियम। एंडोमिक्सिस भी इनके अंदर पाई जाती है, अतः आपस में मिलकर के जो है वो जंतु जो है नए जीव का निर्माण करते हैं। और इन पोषण की दृष्टि से हम बात करते हैं, पोषण जो है इसके अंदर ये परपोषण इसके अंदर पाया जाता है। पोषण की दृष्टि से हम बात करते हैं तो उसके अंदर परपोषीय होते हैं, अर्थात इनके अंदर क्लोरोफिल नाम की संरचना नहीं पाई जाती, दूसरे जीव के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बात करते हैं तो ये जीव जो है सुरक्षा की दृष्टि से इनके अंदर शिष्ट नामक की संरचना पाई जाती है, अर्थात ये अनुकूल परिस्थितियों के अंदर एक अपने चारों ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों में ये उससे सुरक्षा कर लेते हैं। और बात हम करते हैं कि ये जो है ये रहने की स्थिति में अंदर ये एक साथ मिलकर रहते हैं, और एक साथ मिलकर रहने या समूह में मिलकर रहते हैं तो वो एक कॉलोनी की व्यवस्था भी ये करके रखते हैं। आगे के लिए जो है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसके लेवल्स की बात करेंगे, इसके क्या क्या होते हैं लेवल्स। धन्यवाद।